क्योंकि बड़े लोगों के खिलाफ हमारी सरकार है। यदि आप टैक्स जो है चोरी करके देश के बाहर जाओगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। मैं इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, जिनका कि सामाजिक जीवन में सबसे लंबा टर्म कल पूरा हुआ, 8,990 दिन जो है कल उन्होंने पूरा किया, 91 दिन कल उन्होंने पूरा किया, आज 8,992 दिन। उनके प्रति और इस देश के लोकप्रिय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन जी का आभारी हूं कि उन्होंने इस विषम परिस्थिति में, और मैं इसलिए ये बातें कह रहा हूं सभापति महोदय कि 2020-21 के बाद से, कोरोना आने के बाद से जिस तरह से रूस और यूक्रेन की लड़ाई हुई और अभी मिडिल ईस्ट की लड़ाई चल रही है, जिस तरह से लगातार जो है टैरिफ वार चल रहा है, अमेरिका का कहीं न कहीं प्रभाव हमारे यहाँ दिखाई दे रहा है, युद्ध का प्रभाव दिखाई दे रहा है, उसके बावजूद भी इस देश को बचाने में, इस देश की इकोनॉमी को आगे बढ़ाने में और दुनिया को एक रास्ता दिखाने के लिए जो काम वित्त मंत्री जी ने किया है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, वो बधाई के पात्र है। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी की हमेशा समस्या रहती है, उनको ये नहीं लगता कि 1947 से लेकर 2014 तक लगभग उन्होंने ही 5-6 साल को छोड़ दीजिए तो इस देश पर शासन किया। और इसलिए एक कहावत है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझसे बुरा न कोई। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी बोल कर गए कि इस देश को यूनाइट होने की आवश्यकता है। उन्होंने कोरोना के समय विपक्ष के भी योगदान को सराहा कि आपने और हमने मिलकर, सभी पॉलिटिकल पार्टी के सभी लोगों ने मिलकर जिस तरह से एक यूनाइटेड फेस बनाया, उसके कारण आज देश अस्थिर है, देश आगे बढ़ रहा है, आपका योगदान है। लेकिन देखिए किस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये मैं लेकर आया हूं, आईएमएफ की रिपोर्ट है 2025, आईएमएफ की रिपोर्ट। ये कह रहे हैं कि अरविंद सुब्रमण्यम की बात करेंगे, कभी रघुराम राजन की बात करेंगे कि जीडीपी जो है आप इन्फ्लेट कर रहे हो। ये आईएमएफ की रिपोर्ट है और आईएमएफ की रिपोर्ट में पढ़ देना चाहता हूं सभापति महोदय कि यूनाइटेड स्टेट का जो जीडीपी है वो $30.62 ट्रिलियन है और उसका जीडीपी ग्रोथ जो है वो 2%। चाइना जो है उसकी इकोनॉमी 19.4 ट्रिलियन है और उसका जो जीडीपी ग्रोथ है वो 4.8%। और जर्मनी का 5 ट्रिलियन है, उसका जीडीपी ग्रोथ 0.2% है। और भारत जो अब चौथी अर्थव्यवस्था है, इसकी इकोनॉमी 4.53 ट्रिलियन है और इसका जीडीपी ग्रोथ 6.6%। आप दुनिया को झुठला रहे हो, आईएमएफ को झुठला रहे हो, वर्ल्ड बैंक को झुठला रहे हो। आपने कभी इन चीजों के बारे में सोचा है कि आप पार्लियामेंट में जब इस तरह की बातें करते हो उसका इंपैक्ट किया जाता है दुनिया के बाजार में, दुनिया के आईएमएफ में, वर्ल्ड बैंक में, यूएस में, यूके में या अन्य देशों के साथ जिनके साथ हमारा व्यापार है, उनके सामने क्या जाता है कि भारत में तो विपक्ष का एक नेता उठकर बोला कि इनका डाटा ही फोर्स्ड है जी, इनका डाटा ही फोर्स्ड है। डाटा तो आपका फोर्स था। कभी आपने देखा कि 2008-9 में जिस तरह के हालात आपने पैदा किए, मैं स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस का सदस्य रहा सभापति महोदय, 2010 में इनका जीडीपी ग्रोथ 2.3%, 2011 में 3.2%, 2012 में 2.7%, 2013 में 3.4%। और जब इनको लगा कि इकोनॉमी की ये हालत रही तो हमारा क्या होगा, क्योंकि अटल जी छोड़कर गए थे तो उस वक्त हमारी इकोनॉमी 9% पर बढ़ रही थी। जब 2004 में अटल जी छोड़कर गए तो इन्होंने जो है जीडीपी का जो मापदंड था उस मापदंड को पलटकर किसी तरह उसको 5% कर पाए 2014-15 के। आप अपनी तरह ही लोगों को समझते हो।
इसी तरह से हम चौथी अर्थव्यवस्था बने और 2027 में जो माननीय प्रधानमंत्री जी और वित्त मंत्री जी का टारगेट है कि हमको तीसरी अर्थव्यवस्था बनना है, क्या इसी तरह के फोर्स डाचे से बन पाएगा? कभी तो शर्म करिए। आज जो है पेट्रोल डीजल की बात कर रहे हैं, मैं इस सदन के माध्यम से, चूंकि मैं इस पर चर्चा कर चुका हूं और मैं फाइनेंस बिल पर ही आऊंगा, मैं चर्चा करना चाहता हूं सर कि आप जो है आपने इस देश की इकोनॉमी को किस आधार पर छोड़ा और माननीय वित्त मंत्री जी ने या हमारी सरकार ने किस तरह से आगे किया। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे थे, 2011-12 के बाद बेतहाशा पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए। आपने जो है दुनिया भर में चुनाव जीतने के लिए, पूरे राज्य में चुनाव जीतने के लिए ये कहा कि हम पेट्रोल, क्योंकि लेफ्ट का बहुत असर था आपके ऊपर, कि हम पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाएंगे। उन्होंने क्या किया सर? उन्होंने एक ऑयल बॉन्ड स्टार्ट किया, ऑयल बॉन्ड, जिसका कि कंपनसेशन हमको 5 साल के बाद, 7 साल के बाद, 10 साल के बाद, 12 साल के बाद, कल मैंने अखबार पढ़ा कि 12 साल के बाद भारत सरकार में मोदी जी के भरोसे आप कर्जा बढ़ा के दर्जा जो है आपने बढ़ा दिया, कर्जा लेके दर्जा बढ़ा दिया। गोल्ड बॉन्ड जो है आपने 50,000 करोड़ का जो है गोल्ड बॉन्ड हमारे भरोसे डाल दिया, प्राइवेट पार्टी को गोल्ड बॉन्ड दे दिया, उसको इंटरेस्ट आपने 8% से देके 10% दे दिया। क्या आप कर रहे हो? आज हम क्या कर रहे हैं? आज मैं आपको एक डाटा बताना चाहता हूं सर कि दुनिया क्या हो रहा है। यूएस अपने आप को नंबर 1 इकोनॉमी मानता है और हमने भी जो जीडीपी बढ़ा वो बढ़ा। इस मिडिल ईस्ट के वार के बाद, ईरान के वार के बाद अमेरिका में गैस और डीजल के प्राइस जो है वो 20% बढ़े। कंबोडिया में, एशियन कंट्री की बात मैं कर रहा हूं, 68% बढ़े हैं। वियतनाम में 50% बढ़े हैं। सिंगापुर जो कि एशिया का सबसे बढ़िया इकोनॉमी माना जाता है, 16% बढ़े हैं। दुबई जो वर्ल्ड का सेफेस्ट सिटी माना जाता था सर, वहां 23% बढ़ा है। पाकिस्तान में तो 4 दिन का छुट्टी हो गई, 4 दिन का काम होता है, 3 दिन छुट्टी हो गई सर। स्कूल कॉलेज बंद हो गए और वहां जो है 30% बढ़ा है। और यदि हमने नहीं बढ़ाया तो आपको क्या लगता है कि चुनाव के लिए नहीं बढ़ाया? मोदी जी जो है चुनाव के लिए काम करते हैं। हमने यदि आम जनता को राहत दी है, यदि हमने पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, यदि हमने गैस के दाम नहीं बढ़ाए हैं, यदि हम पूरी दुनिया से, जैसे कहा कि पहले 27 देशों से हम सोर्स करते थे पेट्रोल डीजल और गैस को, आज हम 41 देशों से सोर्स कर रहे हैं और जहां भी सस्ता मिलेगा वहां हम जाएंगे और वहां हम आम जनता को जो है सस्ते दर पर पेट्रोल डीजल ये करेंगे। उसको बढ़ाई करने के बदले आप उसकी शिकायत कर रहे हैं। आपको इस बजट में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अब इस बजट की जो मुख्य बातें हैं सर फाइनेंस बिल की, क्योंकि आज मैं कोई पॉलिटिकल चर्चा नहीं करना चाहता, आज मैं केवल और केवल वित्त विधेयक पर चर्चा करना चाहता हूं। सबसे पहला जो आम जनता के लिए ये सरकार सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास, सबके सद्भाव के लिए है सर। सबसे पहले जो है, जब भी चुनाव का समय आता था या जब भी हम पार्लियामेंट में जीत कर आते थे तो आम जनता को लगता था कि हमारा टैक्स का जो पर्सनल टैक्स का एग्जम्पशन है वो 4 लाख हो जाएगा कि 5 लाख हो जाएगा कि 6 लाख हो जाएगा कि 7 लाख हो जाएगा। पिछले साल, और मैं आपको बताऊं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय श्री निर्मला सीतारामन जी ही इस तरह का काम कर सकती थी। अनएक्सपेक्टेडली, किसी को कुछ नहीं पता था, 12 लाख रुपए का टैक्स एग्जम्पशन हमने किया और उसको अभी हमने फिर से कंटिन्यू। हम रोज यहां चर्चा करते रहते हैं सर, इस टैक्स फाइनेंस बिल में रोज चर्चा करते हैं कि हम जो है, और गडकरी जी बराबर बोलते रहते हैं कि दुर्घटना हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, लाखों लोग जो है प्रत्येक साल मारे जाते हैं। यहां चर्चा करके उसकी छुट्टी पा लेते हैं। लेकिन जो हमारी सेंसिटिव गवर्नमेंट है उसने इस बार किया सर, 1988 का जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसमें संशोधन करके कहा कि जिनको भी कंपनसेशन इंश्योरेंस का मिलता है उसमें कोई टैक्स डिडक्ट नहीं होगा। ये आम लोगों के लिए नहीं है। कौन मरते हैं? स्कूटर वाले, साइकिल वाले, रिक्शा वाले, पैदल चलने वाले, पटरी पर सोने वाले, यही लोग तो मरते हैं ना सर। उसके लिए कौन काम कर सकता है? इसके लिए कभी आपने, हम वोट की चिंता नहीं करते हैं, हम आम गांव गरीब की चिंता करते हैं, इसीलिए काम किया हमने सर। दूसरा सवाल यह है कि अब कई एक लोगों को एक सिस्टम हो गया है सर कि बाहर रहना है। कई एक लोग रोजगार के लिए गए, कई एक लोग जो है टैक्स बचाने के लिए गए, किसी कारण से गए, लेकिन उनके आधा परिवार बाहर है सर, आधा परिवार अंदर है।
कई एक संपत्तियों में जो है उनका अधिकार है। मैं आपको बताऊं कि रेसिडेंट इंडिविजुअल जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके लिए इस फाइनेंस बिल में हम बहुत बड़ी राहत लेकर आए हैं। जो विदेशों में इतने बाहर के लोग रहते हैं और जो हमको रेमिटेंस भेजते हैं, उनके लिए इससे बड़ा काम जो है माननीय वित्त मंत्री नहीं कर सकते थे। इसके लिए ये बधाई की पात्र है। इसके बाद लैंड एक्विजिशन एक्ट लेकर आ गए सर। खूब लंबा चौड़ा भाषण देते हैं कि लैंड एक्विजिशन एक्ट है, राइट ऑफ फेयर कंपनसेशन है, 4 गुना देते हैं। सारे उद्योग धंधे किस तरह से चल रहे हैं वो उस पर मैं नहीं जाना चाहता सर। लेकिन लैंड एक्विजिशन एक्ट में जो छोटे लोग हैं, जो सीमांत लोग हैं, उनका जो जमीन जाता था और उसका जो कंपनसेशन मिलता था, उस कंपनसेशन में सर वो उनको टैक्स देना पड़ता था। मैं माननीय वित्त मंत्री जी का पुनः बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बार जो है जो राइट ऑफ फेयर, जिसका कि मतलब जमीन जाएगा, जिनका जमीन एक्वायर किया जाएगा, उसमें से जो है टैक्स उन्होंने एग्जेम्प्ट कर दिया। इससे बड़ा बात गरीबों के लिए, क्योंकि ये भारत में सर 92% लोग जो है वो सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 कट्ठा, 4 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा, 1 बीघा, 1 एकड़, 2 एकड़, इससे ज्यादा जमीन नहीं है सर। 92% जो किसानों की बात करते हैं, उन किसानों के लिए मैं कह सकता हूं कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी बोल कर गए कि ये किसानों के लिए समर्पित सरकार है। यदि फर्टिलाइजर का दाम 3000 है पूरे दुनिया में, तो हम 300 रुपया में बोरी देते हैं। उतना ही नहीं, यदि उनका जमीन हम एक्वायर कर रहे हैं तो उसमें भी भारत सरकार ने टैक्स जो है खत्म करने का प्रावधान किया। इसके लिए बधाई के पात्र है। इसके बाद सर जो बाहर लोग रहते हैं सर, कई एक लोग विद्यार्थी के तौर पर जाते हैं, कई एक लोग काम करते हैं। बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 1986-87 में माननीय राजीव गांधी जी लेकर आए। लेकिन हो सकता है कि अपने दोस्तों के लिए, मित्रों के लिए उनको समझ में आ रहा होगा कि ये बड़ा खराब एक्ट लेकर आ गए, यदि इससे होगा तो अपने दोस्तों को जो है समस्या हो जाएगी। आपको आश्चर्य होगा सर कि 86-87 में लागू किया हुआ बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट 2017-18 तक, जब तक कि हमारी सरकार नहीं आई सर, 30 साल तक उसका कोई कानून नहीं बना। पार्लियामेंट ने पास कर दिया। ऐसा कभी आपने सुना था सर कि कोई एक्ट पास हो जाए और वो एक्ट लागू नहीं हो? हमारी सरकार आई, उसने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट में कुछ संशोधन के साथ उसको लागू किया। इसके बावजूद भी हमने एक रास्ता दिया कि आप जो है जितने फॉरेन के एसेट हैं, जितने बाहर आप पैसा यहां से लेके गए हो, आप उसको डिस्क्लोज करो। उसमें कई एक लोगों ने डिस्क्लोज किए, कई एक लोगों ने डिस्क्लोज नहीं किए। किसी का पनामा पेपर में आया, किसी का भंडारा पेपर में नाम आया, उसका तो केस अलग से चल रहा है सर, क्योंकि ये सरकार ऐसी है कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन इस बजट में जो छोटे लोग जिनका 1 करोड़ से नीचे, यदि मान लीजिए कि कोई फॉरेन एसेट है और उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, उसको भी एक एमनेस्टी स्कीम में जो लोग हैं उनको कोई टैक्स वाले परेशान नहीं करें। आपको अभी भी मौका हम दे रहे हैं, आप आइए, डिस्क्लोज करिए, इसको ले जाइए। क्या इसके लिए आप बधाई का पात्र नहीं बनाएंगे? क्योंकि बड़े लोगों के खिलाफ हमारी सरकार है। यदि आप टैक्स जो है चोरी करके देश के बाहर जाओगे तो हम नहीं छोड़ेंगे। लेकिन यदि कोई छोटे लोग हैं, उन छोटे लोगों के लिए ये बड़ा काम इन्होंने किया सर। इसके बाद सर जो कॉर्पोरेट टैक्स है, अब क्या है कि विकसित भारत 2047 बनना है। हम ये कह रहे हैं कि 2047 में हम पहले या दूसरे नंबर की इकोनॉमी होंगे, क्योंकि जर्मनी तो 5 ट्रिलियन पर है, हम 4.53 पर हैं, तो मुझे लगता है कि 2027 में हम तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। हमारा जो मुकाबला है वो चाइना के साथ है, जो अभी लगभग 20 ट्रिलियन के आसपास है, और उसके बाद अमेरिका जो है 30 ट्रिलियन के आसपास है। हम एक टारगेट बनाए हुए हैं कि 2047 में हम लगभग 40 से 50 ट्रिलियन तक पहुंचे, नंबर 1 नंबर 2 की स्थिति में पहुंचे। इसमें जो मेक इन इंडिया का एक नारा है कि हम यहां के प्रोडक्शन बनाएंगे, यहां के लोगों को रोजगार देंगे, यहां का डेवलपमेंट करेंगे, उसमें जो विदेश के लोग आएंगे या अपने लोग जो इन्वेस्ट करेंगे, उनका मुकाबला एशिया में किससे है सर? चाइना जो है, चाइना में हम सुनते हैं कि बड़ी R&D हो रही है, बड़े उद्योग धंधे आ रहे हैं। वैसे चाइना से भी माननीय वित्त मंत्री जी कई एक चीजें खींच कर लेकर आ गई हैं, जैसे कि मोटर के प्रोडक्शन। अब FTA जो हमने साइन किया है सर, उसमें मोटर का प्रोडक्शन हमारे यहाँ होगा। हम यहाँ मोबाइल के सबसे बड़े एक्सपोर्टर हो गए हैं। लेकिन हमारा मुकाबला किससे है? चाइना में टैक्स है या नहीं है, दुनिया में कोई नहीं जानता सर।
सिंगापुर जो एक देश है, वहां टैक्स मुश्किल से 15 से 16%, 17% है। दुबई जो है, कई एक जगह टैक्स है, इनकम टैक्स है, कई एक जगह कॉर्पोरेट टैक्स है, टैक्स नहीं भी है, मतलब 7-8% के आसपास है। यदि अपने को इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है तो सबसे पहला काम क्या होगा? सबसे पहला काम क्या होगा कि जो बिजनेसमैन है उनको एक ऐसा साधन दे। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि एक सरकार हमने देखी सर 2011 में, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया, कि वोडाफोन एसआर का जो है टैक्स का रिटर्न का बात आने लगा, तो इसी पार्लियामेंट में, चूंकि उस पार्लियामेंट का मैं सदस्य था सर, रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेके आ गए। पूरी दुनिया में कहीं भी पीछे से टैक्स नहीं लगता है सर। इसीलिए कि जो इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टर को यह पता होता है कि हम जो काम करने वाले हैं या अपना पैसा लगाने वाले हैं उसमें क्या टैक्स मिलेगा। इन्होंने जो है 2011 में रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स लेकर आ गए, जिसके कारण पूरी दुनिया में 2G हो गया, 3G हो गया, कोलगेट हो गया, इतने इतने स्कैम हो गए। उसके बाद इस तरह का जो गब्बर सिंह टैक्स आ गया सर, इस टैक्स ने ऐसी हालत कर दी कि बाहर के लोग हमारे यहां इन्वेस्ट करने से मना कर दिए। जब हमारी सरकार आई तो माननीय मोदी जी ने एक आश्वासन दिया कि हम जो आज आपको टैक्स दे रहे हैं, कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स नहीं होगा, जो भी टैक्स होगा वो प्रोस्पेक्टिव टैक्स होगा। और कॉर्पोरेट के लिए आपको ध्यान हो कि 2016-17 का यदि बजट आप ध्यान देंगे तो हमने जो है कॉर्पोरेट टैक्स को जो है 27-28% पर ला दिया, क्योंकि हमको कंपीट एशियन कंट्री से करना है और उसमें आगे बढ़ाना है। इसमें टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट कॉर्पोरेट टैक्स में सर, और जो ट्रांसफर प्राइसिंग है, जो दूसरे देश के लोग हमारे यहाँ इन्वेस्ट आएंगे, इसका जो है डेट और जो लिमिटेशन है, ये दोनों हमने बदला। और इसके कारण विकसित भारत 2047 में हम आगे बढ़ेंगे। इसके लिए मैं माननीय वित्त मंत्री जी को है बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतना बड़ा काम किया। और इसमें तीसरी जो है सेफ हार्बर टैक्स और चौथा एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट, ये दोनों चीजों के ऊपर जो है ये पूरे के पूरे फाइनेंस बिल में वित्त मंत्री जी ने है टैक्स को बहुत राहत दी है सर। इसके बाद एक मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स है, जिसको कि टैक्स घटाया है सर, 18% था उसको 14% लेके आए। अब मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये था सर कि कई एक इंडस्ट्री ऐसी थी जिसको कि माननीय राजीव गांधी जी टाइट करना चाहते थे। उनको लगता था कि ये पैसा कमा रहा है, कांग्रेस पार्टी को पैसा दे रहा है कि नहीं दे रहा है, देश में पैसा नहीं दे रहा है, टैक्स नहीं दे रहा है। तो 87 में ये जानने का सवाल है, मतलब इतिहास समझिए कि मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स कब आया। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स ये है कि आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मिनिमम इतना टैक्स भारत सरकार को देना पड़ेगा। ये मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स का सीधा सीधा छोटा सा मतलब है। मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स सर 1987 में इसी पार्लियामेंट ने पास किया।